अभी मैं बढ़िया अधिवक्ता रजनीश कुमार के लखीसराय स्थित आवास पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्रनाथ ओझा जी से जो साक्षात्कार सुनवाता हूं। साथ ही मौके पर मौजूद हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ओम प्रकाश नारायण, बढ़िया अधिवक्ता रजनीश कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री राम भगत और जिला भाकपा के सहायक सचिव विश्वरंजन कुमार उर्फ छोटी, सभी के मौजूदगी में मैं इंटरव्यू सुनवाता हूं। सर का जरा परिचय दे दिया जाए, इंट्रोडक्शन। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है ओम प्रकाश नारायण। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। और हमारे बीच जो मौजूद हैं वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कामरेड नागेंद्रनाथ ओझा, पूर्व सांसद हैं। तो सर कुछ ऐसा प्रश्न करेंगे जो कि आपके विचार के लायक है और विचारणीय यक्ष प्रश्न भी है कि आप इमरजेंसी काल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को समर्थन किया, क्या उससे आपको हानि हुई या लाभ हुआ? देखिए, हमारी पार्टी ने जयप्रकाश के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उसके उद्देश्यों के विरुद्ध थी। हमने उसका विरोध किया। हमारा वह विरोध कांग्रेस का समर्थन नहीं था। उस समय भी हम लोग समझते थे कि इस जयप्रकाशी आंदोलन से जो सरकार आएगी वह निकम्मी साबित होगी और देश को उल्टी दिशा में ले जाएगी। और बाद में जयप्रकाश नारायण ने खुद लिखा मोरारजी देसाई को पत्र कि हमें सूचना मिल रही है कि सरकार को पर आरएसएस हावी हो रहा है, जो अपने को सांस्कृतिक संगठन करता है। इसका जबरदस्त विरोध खुद जयप्रकाश नारायण ने कहा। हम लोग जो कहते थे वही साबित हुआ और सरकार 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और बीच में ही आरएसएस की सांप्रदायिक नीति के कारण वो निकम्मी भी साबित हुई और सरकार हट गई। हम बाद में चुनाव हुआ। दूसरी बात यह कि गठबंधन से, चाहे किसी दल से, धर्मनिरपेक्ष के नाम से ही आप कर रहे हैं, क्या उससे आपको इस जातिवादी राजनीति में, वर्ण व्यवस्था की राजनीति में वर्ग संघर्ष, क्या उसको हानि पहुंचा या लाभ पहुंचा? देखिए, यह सच्चाई है जो पूरा देश और दुनिया कबूल करती है कि जिसको आप जाति से जोड़ रहे हैं वह एक सामाजिक आंदोलन का नया रूप था और उसे एक जागृति आई पिछड़े वर्गों में, दलितों के बीच। उनके स्वाभिमान बढ़ा, उन्होंने अपने को ये उनका जो स्वाभिमान है और उसकी कीमत क्या है उसको उन्होंने समझा और हुकूमत को बदल दिया और उसकी उपलब्धियां भी है। आत्मसम्मान की जागृति हुई जी। बौद्धिक रूप से हुआ कि राजनीतिक रूप से हुआ कि आर्थिक रूप से? बौद्धिक राजनीतिक दोनों रूप से हुआ। और जहाँ तक आर्थिक परिवर्तन का सवाल है उसको भी लोगों ने समझा और जो हुकूमत बनी उसको समझाने में कामयाब रही। कालांतर आप गठबंधन में रह के जब भी हुआ ये संप्रदाय के नाम से या जो भी हुआ, आप गठबंधन में रहे, जिसके साथ भी रहे, उसमें आपको मेरी समझ से हानि हुई आपके दल को, और आपने संघर्ष छोड़ दिया और सत्ता सुख में। ये अलग बात है कि अभी आप सत्ता में नहीं है, सत्ता में समर्थन नहीं, सत्ता में भागीदारी नहीं दिया, लेकिन आपका संघर्ष रुक गया और संघर्ष रुकने के कारण, धीमी गति पर करने के कारण आपका पार्टी का विस्तार भी थम सा गया है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी को अलग करके मत देखिए। देश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी और जिसने लंबे काल तक देश पर हुकूमत किया वो कांग्रेस पार्टी थी। वो इतनी कमजोर क्यों हो गई? दूसरे राजनीतिक दल क्यों कमजोर हो गए? आप इसको उस काल से जोड़ कर देखते हैं, या देखने का नजरिया सही नहीं है। हमारी पार्टी आंदोलन में कभी कमजोर नहीं रही। हमारी पार्टी उस समय जो सरकार बनी उसका समर्थन किया। हम कहाँ कमजोर हुए? पिछले वर्षों में 1995 में
हम 26 की संख्या में थे, 26 की संख्या में थे। और पुराने जमाने की बात छोड़ दीजिए, जिसमें विधानसभा में हमारा बहुत नंबर किया, हम उसके करीब थे, हम पीछे कहाँ हटे। और बाद के दौर को अगर देखें तो राजनीतिक और दलों की देखिए, उसके अनेक दूसरे कारण हैं, लेकिन जिस कारण से आप जोड़कर देख रहे हैं वह नजरिया सही नहीं है। क्या माना जाए कि सत्ता के पक्ष में रहते हुए भी क्या विपक्ष की भूमिका आप निभाएंगे, सरकार को मार्गदर्शन करते रहेंगे? हम अपने को अभी विपक्ष में नहीं समझते हैं। हम लोगों ने जो पिछला चुनाव भी लड़ा, हम लोग महागठबंधन के नाम पर लड़ा। हम अपने को विपक्ष नहीं मानते, जबकि हम उस सरकार में शामिल नहीं हैं, लेकिन हम उसका हिस्सा है। हम महागठबंधन के अभी माने को ज्यादा प्रमुखता देते हैं, उसके अंग है। सत्ता में भागीदारी नहीं रखते हुए भी सत्ता में आपने भागीदारी क्यों नहीं लिया? क्या सत्ता की भागीदारी को आप काजल की कोठरी समझ रहे थे? नहीं, काली की कोठरी। तो क्यों नहीं गए? काली कोठरी हम कभी नहीं समझ रहे थे। हम इसलिए नहीं गए कि ये महागठबंधन में दूसरे दल भी हमारे लेफ्ट पार्टियां हैं, जो वो भी नहीं है। हम लोगों ने संयुक्त रूप से तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया कि सरकार में हम शामिल नहीं होंगे। जिस महागठबंधन के नेता बने हैं वो स्वतंत्र हैं, वो अपनी सरकार में हम इसका समर्थन करेंगे पूरे विश्वास के साथ। क्या लगता है कि सत्ता में भागीदारी देकर के आप अपने समर्थकों को या जनता के, गरीब जनता, शोषित पीड़ितों का मदद करते या अलग रह के मदद करेंगे ज्यादा? देखिए, चूंकि सत्ता में जिनकी भागीदारी ने उनका एक क्लर्क भी नहीं सुनता है। देखिए, ये प्रश्न अलग अलग है। सत्ता में भागीदारी से वो हो ही जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और सत्ता के बाहर रहने से गारंटी नहीं है, ये भी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने 2004 में कांग्रेस की सरकार का समर्थन किया और हमारी शर्त थी कि मिनिमम कार्यक्रम हो। वो कार्यक्रम बना और उस सरकार का कार्यक्रम पूरा बहुत अच्छे कानून बनाए जो हिस्टोरिक है, जिसकी दुनिया में चर्चा है। क्या न्यूनतम साझा कार्यक्रम आप बता सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में आप लोगों का बना? जी हाँ, अभी तो हम देखते हैं कि रोजगार कुछ देने का काम शुरू हुआ है। जो वही सरकार, भाजपा के सरकार के अंदर मुख्यमंत्री थे, भाजपा और जदयू की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उस समय कहा जाता था कि रोजगार देने की संभावना नहीं है। अब तो कह रहे हैं कि हम इतने रोजगार दे चुके हैं, जो देखने में भी आ रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं। और लगता है इसके आज अखबार में दिए हुए है कि 71,000 की बहाली केंद्र सरकार निकालने जा रही है। 71,000 की वो बहाली को क्या समझते हैं? जो सरकार के मुखिया कह चुके हैं नौजवानों से कि छनौटा उठाओ, कड़ाही उठाओ, पकौड़ा छानो, वो क्या बात करेंगे? झूठ बोलते हैं। करोड़ों लोग कर खानों से अलग होकर अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनको बताओ ना क्या रोजगार दोगे? ये गलत बात है। वो गलत दावा करते हैं और फिर कल कह देंगे कि ये जुमला था, जैसे पहले भी कहा जुमला था। 15 लाख देने का दावा जुमला था, विदेशों से काला धन ले आने का जुमला था। 2 करोड़। ये जुमला वाली सरकार क्या दावा करेगी? जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। 370 जो कश्मीर में हटाया गया, उसका फलाफल क्या निकला? जरा कुछ जानकारी दे सकते हैं? फलाफल क्या निकला? हिंदू और मुस्लिम एकता को भंग किया। इसके अलावा क्या फलाफल मिला? जिसका वो लाभ उठा रहे हैं उनको फल मिला। फलाफल यही मिला कि हमारे देश में उसके साथ उसके बहाने पूरे हिंदू और मुस्लिम को बांटकर देश में रखने की साजिश उसने की है और ये लगातार जारी है। तो क्या लगता है 370 हटने से कश्मीर में जमीन खरीदिएगा आप लोग? जमीन खरीदने की बात अलग। जमीन खरीदने की बात, हम जमीन खरीदने के लिए कहाँ तैयार हैं? और जमीन वहाँ कहाँ बाधित है? वहाँ सभी तरह के लोग हैं। हमारे मजदूर वहाँ सड़क बना रहे हैं सीमा पर, वो मारे जाते हैं। क्या वहाँ दूसरे लोग नहीं हैं? कश्मीर का निर्माण कैसे हो रहा है? जाइए वहाँ सड़कों पर, देखे लो कि कौन काम रहे। बिहार के मजदूर वहाँ काम करते हैं सड़कों पर। कश्मीर कहाँ भगाता है? मुसलमानों ने कहाँ भगाता है? जमीन खरीदने की कहा, जमीन खरीदने की कहा। राम मंदिर बन रहा है, उससे आपको क्या लगता है? राम मंदिर का हम लोग कभी विरोध नहीं करते। हम लोग को भी अच्छा ही लगता है कि राम का मंदिर हो, लेकिन राम का मंदिर को में राजनीति हो, ये भगवान के साथ राजनीति हो, तो ये राजनीति करने वाले कर रहे हैं, हम नहीं करते। और इसका प्रचार जिस तरह से हो रहा है, जैसे हिंदुत्व का फहरा रहा है, राम और रहीम दोनों अलग नहीं है। क्या लगता है कि
भाजपा एक स्लोगन दे रही है कि जो भाजपा का विरोध करता है उसको देशद्रोही कहता है, और जो भाजपा का समर्थन करता है उसको राष्ट्रभक्त कहता है। इस पर आपका क्या कहना? अंग्रेजों के जमाने में ये जो आरएसएस की शक्तियां थी, हिंदुत्व की शक्तियां थी, उस समय भी थे, गोलवलकर साहब थे, उनके शिष्य चेले थे, वो अंग्रेजों के विरोध को भी सही नहीं मानते थे। वो एक तरह से राष्ट्रीय द्रोह मानते थे, अंग्रेजों को अपना दुश्मन नहीं मानते थे। तो अंग्रेजों के साथ देने वाले ये लोग हमको राष्ट्रभक्ति मत सिखाएं, जबकि कम्युनिस्टों ने अपनी कुर्बानी दी। हम लोग भगत सिंह के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, इन्हें हम राष्ट्रभक्त मानिए रहे, राष्ट्र विरोधी है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में थे, आज हमारे संविधान के साथ ये एक घात कर रहे हैं, हमारी आज़ादी के साथ वो घात कर रहे हैं। 19 जो निजीकरण किया जा रहा है धड़ल्ले से, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखा जा रहा है सरकारी उपक्रमों को, संपत्तियों को, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देश का जो हमारी आज़ादी का लक्ष्य था उसके विपरीत है। सार्वजनिक क्षेत्र ने निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया है, निजी क्षेत्र को भी मजबूत किया है। हम लोग निजी क्षेत्र और प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्र के विरोधी नहीं है, लेकिन जनता के धन से, हमारे देश की दौलत से जो पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ उसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में ये जनता का धन है, उसको आप मिट्टी के मोल बेच रहे हैं, एक एक करके पब्लिक सेक्टर को आप समाप्त कर रहे हैं। ये राष्ट्रद्रोह है। भविष्य के साथ क्या लगता है कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो सरकारी संपत्ति का किया जा रहा है, गैर किया जा रहा है, न गैर सरकारी हाथों में दिया जा रहा है, इससे मजदूरों का शोषण हो रहा है या हित हो रहा है? मैंने तो एक लाइन में कहा कि राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र के हित के खिलाफ है। पब्लिक सेक्टर को देना, धन का संकेंद्रण मुट्ठी भर हाथ में होला, ये कारपोरेटरों की सरकार है। ये अमेरिकी साम्राज्यवाद की नीतियों पर चल रही है, नौबदारवाद की नीतियों पर चल रही है। उसके तहत देश की सार्वजनिक संपत्ति को, यानी जनता की संपत्ति को बेच रही है। हमारे खदान जो आने वाली पीढ़ी के लिए है उसको बेच रही है, बड़े बड़े कल कारखाने बेच रही है जो मुनाफा देती थी। तो ये तो राष्ट्रद्रोह है।